सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस अमेजिंग रिवीजन ऑफ एसए 402। अब सर एसए 402 की जो रिवीजन है, अगेन हम अपना क्या करेंगे सर, फ्लो सेम रहेगा। प्रॉपर रिवीजन करेंगे फ्रॉम अवर बोर्ड नोट्स, ठीक है सर। बोर्ड नोट्स के साथ साथ जो भी आपकी बुक है उसको साथ साथ लेके बैठना एंड कहीं ना कहीं साथ साथ टॉपिक्स कवर करते हुए चलना, ठीक है सर। कहीं ना कहीं इस रिवीजन में से हम कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक के, कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे ताकि एकदम बढ़िया वाला मजा आ सके, ये बोर्ड नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके चल सकते हो। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें ताकि इससे बाकी सीए स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। चलो जी, लेट्स बिगिन विद एसे 402। सर एसे 402 किसकी बात करता है? ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ समझ में नहीं आया सर? इधर देखो, मैंने कहा मेरा एक क्लाइंट था जिसका नाम है मेंटोर ग्राफिक्स, ठीक है सर। अब ये जो मेंटोर ग्राफिक्स है, इसको क्या होता था ना, इसको पेरोल अकाउंटिंग की सर्विस देता था डीकेएम सॉल्यूशन। तो डीकेएम सॉल्यूशन क्या कर रहा है? पेरोल अकाउंटिंग की सर्विस दे रहा है टू द मेंटोर ग्राफिक। तो मैंने कहा जो सर्विसेज देता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। और जो सर्विसेज यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? यूजर एंटिटी। तो जो हमारा क्लाइंट है वही यूजर एंटिटी होता है, ठीक है सर। अब यहां पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक बात बताओ, जो पेरोल अकाउंटिंग है, हाँ सर, क्या ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करती है? हाँ सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बिकॉज इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इज रेलिवेंट टू ऑडिट। तो अब क्या होगा? मैंने कहा हम यूजर एंटिटी के तो कंट्रोल्स देखते ही थे, अब हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को भी देखना पड़ेगा। अब ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को कैसे देखना है, क्या क्या हमारे प्रोसीजर्स होंगे, क्यों देखना है, इसी की पूरी गाइडेंस एसए 402 प्रोवाइड करता है। आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना? हाँ सर। कहीं ना कहीं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को हमें क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसकी पूरी गाइडेंस 402 ने दे रखी है। अच्छा, मान लो डीकेएम सॉल्यूशन कोई और सर्विस भी दे रहा था, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है? नहीं। तो क्या ये मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? नहीं। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या सर्विस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रही है। अगर हां, तभी ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगी। तो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले चेक करो सर्विस इज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर हां, तो फिर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द सर्विस। देन सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ले सकते हो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की हेल्प टू सपोर्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जब आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर आपका मन कर सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने का, एंड आखिरी में हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की। सो 5 स्टेप प्रोसेस में पूरा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमको जानना है कि वेदर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर रेलिवेंट टू द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसके लिए आपने देखना है क्या ये जो सर्विसेज हैं ये अफेक्ट करती है एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये एनी ऑफ द फॉलोइंग क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। क्या आपको अकाउंट्स बनाने आते हैं? हाँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आते हैं। मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? जर्नल एंट्री पास होती है। गलत। जर्नल एंट्री से पहले होती है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की होती है एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद होती है लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग के साथ साथ कई बार रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, और उसके बाद जाके बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या कई बार ऐसा होता है कि आप क्लाइंट पे गए, क्लाइंट ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, लेकिन एंट्री अभी बाकी है। हाँ सर, वो गाना था ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो क्लाइंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए लेकिन एंट्री अभी बाकी है। कई सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज बाद में पास होती है। तो मैंने कहा इसी फ्लो को आपने कहीं ना कहीं ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले क्या होगी? मैंने कहा सबसे पहले होगी ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले आपने बात करनी है किसकी? ट्रांजैक्शन की। दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, स्कॉट्स एंड अदर देन स्कॉट्स। स्कॉट्स यानी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको बोल सकते हो रेवेन्यू परचेजेस, ठीक है सर। फिर देखो कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर करता है ट्रांजैक्शन अदर देन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दोनों तरह की ट्रांजैक्शन हो गई, स्कॉट्स एंड एन स्कॉट्स। एन स्कॉट्स मतलब नॉट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए दो चीजें लगेंगी, प्रोसीजर्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक तरफ आप अपने प्रोसीजर करोगे, दूसरी तरफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे।
ये दोनों चीजें मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेटेड भी हो सकती है। इसमें क्या हो रहा है, पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस हो रहा है। ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, रेक्टिफाइड, ट्रांसफर टू द जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद कुछ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए लेकिन एंट्री अभी बाकी है। कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री। ये नॉन स्टैंडर्ड क्या है, जो रोज रोज पास नहीं होती। नॉन रिकरिंग, अनयूजुअल, एडजस्टमेंट एंट्री। प्यार से बोलो नुआ, बोलो बच्चों नुआ। सर नुआ का क्या मतलब है, नॉन रिकरिंग, अनयूजुअल, एडजस्टमेंट एंट्री। सो आई होप फ्लो सबको क्लियर है। पहले ट्रांजैक्शन, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए लेकिन एंट्री अभी बाकी है। ठीक है, तो भले ही अगर चाहो तो वीडियो को 1-2 मिनट के लिए पॉज करके 6 पॉइंट्स रिकॉल करो एंड इन द चैट बॉक्स डन 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 डन। अच्छा, इसी के ऊपर अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखोगे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ड्यूराफोन मोबाइल कंपनी लिमिटेड। यहां पे सर क्या हुआ था, ड्यूराफोन मोबाइल कंपनी लिमिटेड इज अ यूजर एंटिटी, सेट सॉल्यूशंस इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो इसको रेवेन्यू की, अकाउंटिंग की सर्विस दे रही थी। आईसीआई पूछता है क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे देखने के लिए कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है कि नहीं। मैंने कहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है कि नहीं के लिए आपको पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस लिखना है। पहले सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद बोलो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे पकड़ता है बाकी ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन विच आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आ जाएंगे प्रोसीजर्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिनसे ट्रांजेक्शंस प्रोसेस होती हैं, एंड देन यू विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए लेकिन एंट्री अभी बाकी है। कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री, दैट इज नोआ, नॉन रिकरिंग, अनयूजुअल एंड एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है सर? एकदम बढ़िया मक्खन तरीके से। अब जब आपको पता चल गया, मैंने कहा क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो सर्विस है वो रेलिवेंट है टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो रेलिवेंट है टू द ऑडिट। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम लेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस। तो मैंने कहा सबसे पहले समझो कौन सी सर्विस है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू द एंटिटी। अब मुझे बताओ सर्विसेज के बारे में कहां लिखा होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। कई बार जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं या कोई एसी खरीदते हैं तो उसके साथ क्या आती है, यूजर मैनुअल आती है। उस यूजर मैनुअल में भी एसी की सर्विसेज के बारे में लिखा होता है। तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, यूजर मैनुअल या रिपोर्ट्स ऑफ द सर्विस ऑडिटर। अभी रिपोर्ट्स रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। जब आपने सर्विस देखी, फिर देखो ये जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए हो रही है, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। सो फॉर एग्जांपल पेरोल अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड हो रही है कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए। तो आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस देखनी है, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। बोलो मेरे साथ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से निकला अगला पॉइंट क्या, इंटरेक्शन। किस तरह से यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं। यूजर एंटिटी क्या करता है, डेटा भेजता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अकाउंटिंग करके देती है। फिर ये उस अकाउंटिंग को ऑथोराइज करता है कि ठीक से अकाउंटिंग हुई या नहीं। सो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है, कहीं ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं। तो ये 4 बातें आपने ध्यान रखनी है, वापस रिवाइज कराओ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कहा थर्ड पॉइंट भूल गए, ट्रांजैक्शन से निकला इंटरेक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन से निकला इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और सर जैसी इंटरेक्शन होती है हमारे दिमाग में कौन सा गाना बजता है, अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया। वो लड़का और लड़की क्या कर रहे थे, नैन मटक्का। हाँ सर, इंटरेक्शन हो रही थी। तो आंटी ने क्या सोचा सर, आंटी ने सोचा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रही है। सो इंटरेक्शन के बाद अगला स्टेज क्या होता है, रिलेशनशिप। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? क्लियर है सर। इसके ऊपर बताओ कौन सा क्वेश्चन कराया था शुभम सर ने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर, एमटीपी अक्टूबर 19, एमटीपी नवंबर 24, और ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में भी मिलेगा। पहला वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल है, कैसे आप अंडरस्टैंडिंग लोगे ऑफ द सर्विसेज, सीधा चारों के चारों पॉइंट लिखो। दूसरे वाले पार्ट में जो आईसीए ने घुमाया ना, मजा आ जाएगा। इस वाले में इन्होंने बोला एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो लिमिटेड विच इज अ यूजर एंटिटी। फिर उसके बाद कहता है एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इसको सर्विसेज दे रही है, आप क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे ये देखने के लिए कि जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज है, दीज आर रेलिवेंट टू ऑडिट। तो हमें समझना क्या है, हमें यह समझना इट इज रेलिवेंट टू ऑडिट या नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी। आईसीआई कहता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी समझो। तो जब भी बात समझने की आती है यही 4 पॉइंट्स आते हैं,
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से निकला इंटरेक्शन और इंटरेक्शन से हुई रिलेशनशिप। तो ये 4 बातें आपने अच्छे से कवर करके चलनी है। जल्दी से बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यस और नो? यस सर। अब सर मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का सहारा ले सकते हो। बट सवाल आता है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट होती क्या है? टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट होती क्या है सर? हमने तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज सुनी है, ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या है? मैंने कहा आओ मेरे साथ, तुमको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट सिखाते हैं। इससे पहले मुझे बताओ अंडरस्टैंडिंग कौन कौन दे सकता है? यूजर एंटिटी दे सकती है। अगर यूजर एंटिटी ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पा रही तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल लगाओ, कॉन्टैक्ट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर वो हमारा कॉल नहीं उठाएगी तो कोई बात नहीं, यूजर एंटिटी के थ्रू कॉल करना, ठीक है सर। अगर कॉल नहीं उठा रहे फिर भी, तो आप विजिट कर लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर हमारे पैर में ना मेहंदी लगी है, कोई बात नहीं किसी और को भेज दो। यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर। जब ये तीनों केसेस हो जाएं फिर भी ना मिले तो आप मदद ले सकते हो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की। तो पहले क्या किया? कॉन्टैक्ट, फिर विजिट, अगर विजिट पॉसिबल नहीं है तो किसी और को भेजा, अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट। आप कहीं ना कहीं चारों तीन चीजों की मदद ले सकते हो टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। अब इधर आओ मेरे साथ। सर चल क्या रहा है? मैंने कहा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो एक बात समझना, यूजर एंटिटी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन सी सर्विस दे रही है? पेरोल अकाउंटिंग की सर्विस। क्या हमको पेरोल अकाउंटिंग के इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जानना है? हाँ। तो इस पे कौन रिपोर्ट करता है? इस पे रिपोर्ट करता है सर्विस ऑडिटर। ओ माय गॉड। अब जो सर्विस ऑडिटर है 2 तरह की रिपोर्ट देता है, टाइप 1 और टाइप 2। प्रेम पूर्वक तरीके से समझना, समझ मजा आएगा। टाइप 1 रिपोर्ट में सबसे पहले आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, किस तरह से ये पेरोल की अकाउंटिंग करते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसमें मैनेजमेंट की असर्शन आती है कि हमारा जो सिस्टम है हमने फेयरली डिस्क्राइब किया है, जो कंट्रोल्स हमने लगाए हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो सूटेबली डिजाइंड है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि मान लो इनका ऑब्जेक्टिव है पेरोल अकाउंटिंग ठीक से होनी चाहिए, तो उस पेरोल अकाउंटिंग को ठीक से करने के लिए क्या क्या इन्होंने कंट्रोल्स लगा रखे हैं उसके बारे में बोलेंगे, दे आर सूटेबली डिजाइंड। एंड यहां पे बात होती है स्पेसिफाइड डेट की। अब यही जो असर्शन है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, इस पे सर्विस ऑडिटर अपनी रीजनेबल अश्योरेंस की रिपोर्ट देता है कि ये सब ठीक है। ठीक है सर, ये क्या हो गया? टाइप 1 रिपोर्ट हो गई। अब टाइप 2 रिपोर्ट की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। सर ये तो यहां भी था, यहां भी है। फिर कहते हैं रिटर्न असर्शन बाय द एसओ कि डिस्क्रिप्शन इज फेयर, कंट्रोल्स आर सुटेबली डिजाइंड। यहां भी था, यहां भी है। बस यहां पे एडिशनल एक चीज आ जाएगी, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी। प्लस यहां पे बोलेगा थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड। यहां पे क्या था? स्पेसिफाइड डेट। यहां है थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। अब इन्हीं चीजों के ऊपर ये क्या करेगा? अश्योरेंस देगा। बट एक बात बताओ, इस पे अश्योरेंस देने के लिए कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सो एडिशनली इसको रिपोर्ट में दिखाने पड़ेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और उसके रिजल्ट्स। क्या टाइप 1 और टाइप 2 समझ आई? हाँ सर समझ आ गया। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर आप बोलो कि हमने सिस्टम को फेयरली डिस्क्राइब किया और कहीं ना कहीं जो कंट्रोल्स हैं सूटेबली डिजाइंड है एट अ स्पेसिफाइड डेट। इन्हीं चीजों के ऊपर सर्विस ऑडिटर क्या करता है? अपनी अश्योरेंस देता है कि हाँ हाँ जो मैनेजमेंट बोल रही है एकदम ठीक है। फिर सर जब टाइप 2 रिपोर्ट की बात आती है ना, हु बहू टाइप 1 जैसी है, बस एडिशनली आप यहां पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की बात करते हो थ्रू आउट द पीरियड। एंड इसी चीज को लेके आपको एडिशनली रिपोर्ट में डालना पड़ता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द रिजल्ट्स। क्या ये बात समझ आती है? सर एकदम अच्छे से समझ आती है। अब आईसीआई एक सवाल पूछता है कि बताओ कैसे हम टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग से पहले ना आप सर्विस ऑडिटर को समझो। कहीं ना कहीं आपके मन में ना सर्विस ऑडिटर को लेकर संतुष्टि होनी चाहिए कि जो सर्विस ऑडिटर है ना इसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है इस तरह का ऑडिट करने का। जो ये इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, एक्सेप्ट इफ इज अ सीए। अगर सीए है तो कॉम्पिटेंट है, नाम से ही पता चलता है कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दो, कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट बोल दो, एक ही बात है। तो अगर सीए तो मत चेक करना, बट अदरवाइज यू नीड टू चेक द कॉम्पिटेंस। अच्छा कॉम्पिटेंस से राइमिंग क्या है? इंडिपेंडेंस, बिकॉज इट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो इंडिपेंडेंस भी लगेगी। कॉम्पिटेंस देखी, इंडिपेंडेंस देखी, एंड जब ये तीन दोनों चीजें देखी फिर देखो ये अपना काम स्टैंडर्ड से करता है कि नहीं। ये अपना काम स्टैंडर्ड से करता है कि नहीं, तो आपने 3 चीजें देखनी, जल्दी से बताओ क्या? कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है सर।
फिर इवेलुएट करो क्या आपको 3 कंट्रोल्स पे अच्छा खासा कंफर्ट आ रहा है कि नहीं। सर ये 3 कंट्रोल्स कौन से हैं, ध्यान से समझना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा सपोज पेरोल का प्रोसेस है, फटाफट समझना मजा आएगा। पेरोल का प्रोसेस है तो 3 कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। एक तो यूजर एंटिटी के नॉर्मल कंट्रोल कि कोई भी न्यू ज्वाइनी है, सैलरी है, इंक्रीमेंट है, कोई छोड़ के गया कंपनी, इस सबको ऑथोराइज करे। फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कंट्रोल होंगे, अकाउंटिंग को लेके कि मंथली सैलरी ठीक से कैलकुलेट हो रही है, ईपीएफ ईएसआई ठीक से डिडक्ट हो रहा है, टीडीएस ठीक से डिडक्ट हो रहा है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर अकाउंटिंग कंट्रोल आपने देखने हैं, ठीक है सर। अब इन्हीं अकाउंटिंग कंट्रोल्स को सपोर्ट करने के लिए यूजर एंटिटी में भी कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को सपोर्ट करने के लिए यूजर एंटिटी में जो कंट्रोल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल इसने अकाउंटिंग करी तो इसका काम बनता है इसको रिव्यू करे, इसका काम बनता है इसको रिव्यू करे, और अगर कोई एरर मिलता है तो उसको वापस कम्युनिकेट करे। तो आप ऐसा समझना जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स हैं दे गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप ऐसा मानो जैसे कि फ्रेंच फ्राइज और टोमेटो केचप, क्या बिना टोमेटो केचप क्या फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, मैंने कहा नहीं। तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल फ्रेंच फ्राइज हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स क्या हैं, दीज आर द टोमेटो केचप। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, तभी कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो यही 3 बातें यहां पे लिखी हैं कि आपने इवेलुएट करना है कि जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट है आपको तीनों कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग मिली या नहीं। सर कौन से तीनों कंट्रोल, सबसे पहले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल्स हैं एट अ पर्टिकुलर डेट या अप्रोप्रिएट पीरियड डिपेंडिंग ऑन टाइप 1 टाइप 2, इसका डिस्क्रिप्शन और डिजाइन आपको समझ आया। दूसरी बात, क्या आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला बाय द रिपोर्ट फॉर यूजर एंटिटीज कंट्रोल। सर ये यूजर एंटिटी के जो नॉर्मल कंट्रोल होते हैं, न्यू ज्वाइनी, सैलरी, इंक्रीमेंट, लीविंग, इनको ऑथोराइज करने वाले। एंड तीसरा मैंने कहा था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल किसके बिना नहीं चल सकते, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल आइडेंटिफाई करे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर हां तो देखो क्या यूजर एंटिटी ने इस तरह के कंट्रोल्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट किया। तो तीनों कंट्रोल देखना, यूजर एंटिटी के नॉर्मल कंट्रोल, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल और कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड है या नहीं। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। सो दोस्तों यहां हमारे अगर आप बुक देखो डेफिनेशंस एक बार आप रीड करके चल सकते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कवर हो गया, ऑब्जेक्टिव एक बार रीड कर लेना। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स मैंने डिटेल में कवर करा दी। अंडरस्टैंडिंग में 4 पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बाद रिलेशनशिप। फिर सर ये जो ऑडिट कंसिडरेशन है मैंने आपको बस इतना बताया था, आप अंडरस्टैंडिंग एंटिटी से लो। अगर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, किसी और को भेज सकते हो, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले सकते हो। अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स मैंने आपको अभी कवर करा दिए। अब सर अगला पॉइंट आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अगेन बोर्ड पे फोकस करो, मजा आएगा। पहले तो सवाल आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करे क्यों क्यों क्यों, मैंने बोला क्यों क्यों क्यों। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने पड़ेंगे क्योंकि जब आप कर रहे थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशंस थी कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव। याद है अपन ने एग्जांपल कवर किया था क्लास में, हाँ सर। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन है दैट द कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव। तो अगर आपके मन में एक्सपेक्टेशन है कंट्रोल्स आर इफेक्टिव तो चेक कर लो एक्चुअल में इफेक्टिव है कि नहीं, एक्चुअल में इफेक्टिव है कि नहीं। या फिर आपको लगता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आर नॉट इनफ, मैं सारी चीजें चेक नहीं कर सकता, मुझे कहीं ना कहीं पहले प्रोसेस चेक करना चाहिए फिर सैंपल टेस्टिंग करनी चाहिए। तो अगर लगता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफी नहीं है तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने चाहिए। सो आई होप लॉजिक क्लियर है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करते हैं, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन है कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। नाउ सर कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कौन सी रिपोर्ट लें, सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट है जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करती है, तो टाइप 2 रिपोर्ट ले लो। अगर टाइप 2 रिपोर्ट नहीं मिल पा रही तो सर क्या करें, परफॉर्म करो। भरतनाट्यम नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको जाके खुद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है सर। अगर खुद नहीं जा सकते तो किसी और को भेज दो, यू कैन आस्क अनदर ऑडिटर टू गो एंड डू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बहुत सिंपल है, टाइप 2 रिपोर्ट, घर बैठे काम हो जाएगा, घर बैठे काम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं मिल रही तो यू कैन गो योरसेल्फ, ठीक है, परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल और यू कैन आस्क द अदर ऑडिटर। क्लियर है बॉस, क्लियर है। बस अब ये स्टैंडर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, चलते चलो मेरे साथ, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, क्या हम टाइप 2 रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस? यस। अब टाइप 2 रिपोर्ट में आपने क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स
वॉट आर द एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू कंसिडर जब आप टाइप 2 रिपोर्ट को यूज कर रहे हो फॉर गेटिंग एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मैं बताऊं ना, इस टॉपिक में कुछ नया मिलेगा ही नहीं, इस टॉपिक में नया कुछ मिलेगा ही नहीं। जितनी बातें मैंने टाइप 2 रिपोर्ट में सिखाई हैं सेम टू सेम बातें आपको यहां पे मिलेंगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सबसे पहले कहता है डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। कौन से दो कंट्रोल साथ साथ चलते थे सर? फ्रेंच फ्राइज और टोमेटो केचप। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। तो आपने इन कंट्रोल्स का डिजाइन देख लिया, डिस्क्रिप्शन देख लिया, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख लिया। इसके बाद टाइप 2 रिपोर्ट में और क्या आता था सर? इसके बाद टाइप 2 रिपोर्ट में आता था थ्रू आउट द पीरियड। तो जो भी पीरियड है देखो क्या वो एडिक्वेट है, एडिक्वेट कवरेज ऑफ द पीरियड, एंड कितना टाइम बीत गया जब से इन्होंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए। एंड लास्ट चीज जो टाइप 2 रिपोर्ट में आती थी ना, अगर आप देखोगे, वो आती थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और उसके रिजल्ट्स। सो आखिरी में आपने देखना है जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और उसके रिजल्ट्स हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस देते हैं या नहीं। तो तीन चीजों की बात करेंगे कंट्रोल्स की, कि कंट्रोल्स प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड हैं, डिजाइंड है एंड इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। कौन से कंट्रोल? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और उसको सपोर्ट करने वाले कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? जो भी टाइम पीरियड है वो प्रॉपर कवरेज करता है एंड कितना टाइम बीत गया सिंस द डेट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड लास्ट में हमने पढ़ा जो टीओसी और रिजल्ट्स हैं उससे क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलता है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3, हैप्पी हॉस्पिटल। हैप्पी हॉस्पिटल करके क्वेश्चन है सर। हैप्पी हॉस्पिटल ने क्या कर रखा है? सीटी कॉन्ट्रैक्टर को यूज कर रखा है एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो देखना चाहता है वेदर द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी है कंट्रोल की। तो इसको एक अश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सी रिपोर्ट है जो अश्योरेंस देती है अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल? कम ऑन, आईसीएन एग्जाम में पूछा क्वेश्चन 5 नंबर का, 1 नंबर इसी का है कि रिपोर्ट ठीक ठीक बता दो सर। टाइप 2 रिपोर्ट। कहीं ना कहीं अपने को टाइप 2 रिपोर्ट लगेगी, तो पहले तो आपने बस ये लिखना है टाइप 2 अश्योरेंस रिपोर्ट मांगता है अपने को। ठीक है सर। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है क्या क्या एस्पेक्ट्स आप कंसिडर करोगे ये देखने के लिए कि आपको प्रॉपर एविडेंस मिला फ्रॉम सच रिपोर्ट फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपको टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करना है एज अ ऑडिट एविडेंस फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल साइड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे आपको 4 चीजें कंसिडर करके चलनी है। एक बार आ जाओ रिवीजन के अंदर। रिवीजन सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल साइड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जहां सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल वहां कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। फिर टाइम पीरियड देखो एडिक्वेट है कि नहीं, एंड लास्ट में आपने इवेल्युएट करना है जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिजल्ट्स हैं क्या उनसे आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। बस लास्ट के 1-2 टॉपिक आ जाते हैं, जल्दी से अपनी किताब पे आओ और देखो क्या क्या कहता है। सर क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने कवर कर लिया? कर लिया। रिस्पॉन्डिंग टू रोमम एक बार रीड कर लेना। टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस कर लिया। ये फ्रॉड, नोक्लार और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं है, आपने यूजर एंटिटी से पूछना है क्या जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वहां पे कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रही, वहां कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं। अगर ये सब चीजें मतलब यहां पे कंट्रोल्स बेकार हैं, और अगर कंट्रोल्स बेकार है तो फिर आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और उस हिसाब से कंक्लूड एंड रिपोर्ट। एंड लास्ट में आता है रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर। ये सेम है जो हम ऐसे 620 में पढ़ते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट के लिए। मतलब अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता, मॉडिफाई और ओपिनियन एज पर ऐसे 705, और जब आप मॉडिफाई कर रहे हो इस वजह से, सो इफ इट इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन, आप कहीं ना कहीं सर्विस ऑडिटर को रेफर करके चल सकते हो। बट रिमेंबर इट विल नॉट अफेक्ट योर ओपिनियन एज अ ऑडिटर। इससे आपके ओपिनियन पे फर्क नहीं पड़ता, आपका ओपिनियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होती। तो वापस बता रहा हूं, अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले, इस वजह से ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़े, तो आप कहीं ना कहीं रेफर कर सकते हो। सर किसको रेफर करेंगे? सर्विस ऑडिटर को रेफर कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। बट इस रेफरेंस को करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑडिटर कम नहीं होती। सर अगर मैं दे रहा हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर मैं दे रहा हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, फिर तो रेफर करने की कोई पॉइंट ही नहीं है। बट अगर लॉ रेगुलेशन टांग अड़ाए और बोले रेफर करो, तो आप रेफर कर सकते हो, बट इससे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, इससे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। अब अगर आप इसके ऊपर आओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। मैंने कहा पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइम पास है, लास्ट के पैराग्राफ को पढ़ो। यह कहता है सीए रमन वाइल रिव्यूइंग द अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। सीए रमन जो ऑडिटर है वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देख रहा था जो उसके असिस्टेंट ने प्रिपेयर करी है। उस अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या कर रखा है? रेफरेंस दे रखी है टू द सर्विस ऑडिटर। क्या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में रेफरेंस देनी थी? नहीं। तो कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखो और फिर बोलो कि जो रमन ने अपने असिस्टेंट को बोला कि तू इस रेफरेंस को हटा,
और इसके हिसाब से रिपोर्ट को चेंज कर, मॉडिफाई कर मतलब चेंज कर। तो ये इस बंदे ने एकदम सही किया है। तो आप सबसे पहले पूरी थ्योरी लिखोगे जो मैंने बताई कि मॉडिफाई करो अगर एविडेंस ना मिले, जब भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो रेफर मत करना। फिर उसके बाद अगर रिक्वायर्ड है लॉ रेगुलेशन के हिसाब से तो इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। तो जो रमन ने बोला रेफरेंस रिमूव करने के लिए, बिल्कुल सही बोला। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सो दोस्तों यहां आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड SA 402 गेट्स कंप्लीटेड। पानी के दो दो घूंट लगाओ, पिक्चर अभी बाकी है। चलो सर, अब आ जाओ मेरे साथ। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको करा रहा हूं, ये वैसे स्टडी मटेरियल में दे नहीं रखा, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस एक बार कर लो। मान लो एक यूजर एंटिटी है, उसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ली। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखा है, इसको वापस आउटसोर्स कर रखा है किसी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिंपल सी बात है, जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे 402 लगता था, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे भी 402 लगेगा। अब एक बात समझना, जो सर्विस ऑडिटर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपनी टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देता है। हाँ, उसमें किसके कंट्रोल्स की बात होती है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर वो चाहे तो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है। अगर इंक्लूड कर दिया तो बल्ले बल्ले, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक ही रिपोर्ट से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ही पता चल गया, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ही पता चल गया। अगर इंक्लूड किया तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव मेथड। अगर एक्सक्लूड करा तो दिक्कत हो जाएगी, कार्व आउट मेथड हो जाएगा। अब आपको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अलग से समझना पड़ेगा। तो फिर जो आप चीजें 402 में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते थे, वो अब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ेगी। कांटेक्ट करो, विजिट करो, अनदर ऑडिटर को भेजो, या टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले लो। ठीक है? ठीक है सर। अब सर जो हमने प्यारा प्यारा रायता फैलाया है, आओ इसको समेटते हैं इन जस्ट अ मैटर ऑफ 5 to 6 मिनट्स। पूरा 5 से 6 मिनट में पूरा स्टैंडर्ड आपके दिमाग के अंदर। चलो, कम विद मी। SA 402 ऑडिटर्स कंसिडरेशन फॉर यूजर एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आज हमने सीखा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं, चेक करो दे आर रेलिवेंट टू यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसके लिए कुछ नहीं करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस लिखो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, स्कॉट्स, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर बात करो हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स एंड स्कॉट्स नॉट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। देन बात करेंगे प्रोसीजर्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैनुअल और ऑटोमेटेड, विच आर यूज टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, transfer, rectify, and post the entries to the general ledger. Then financial reporting process to prepare the financial statement. लेकिन entry अभी बाकी है, non standard journal entries, that is NUA, नॉन रिकरिंग, अनयूजुअल एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। अगर रेलिवेंट है तो अंडरस्टैंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस विच आर प्रोसेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांजेक्शन से निकला, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, ट्रांजैक्शन से निकला इंटरेक्शन। सो नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से हुई रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो क्या इंटरेक्शन है बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से डेटा शेयर करते हैं, प्लस क्या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है इनके बीच में। इसके बाद सर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे, हाउ टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, यूजर एंटिटी से ले लो। अगर नहीं मिलती तो कॉन्टैक्ट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कॉल उठा रहे तो विजिट, पैरों में मेहंदी लगे तो अनदर ऑडिटर को भेज दो, या फिर आप टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का भी यूज कर सकते हो। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या सीखा था? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की असर्शन होती है कि हमने डिस्क्रिप्शन फेयरली दी है, कंट्रोल्स प्रॉपर्ली डिजाइंड है, एंड ये सब चीजें हैं एट अ पर्टिकुलर डेट, और इसी के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस की रिपोर्ट होती है। टाइप 2 रिपोर्ट भी बिल्कुल इसके जैसी होती है, बस फर्क ये है यहाँ पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में एक्स्ट्रा बात होती है, साथ ही साथ रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है, और उसके साथ साथ रिपोर्ट में होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल और उसके रिजल्ट्स, बस यहाँ पे थ्रू आउट द पीरियड हो जाता है। ठीक है सर। फिर कहता है यूजिंग अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट टू सपोर्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो आप सेटिस्फाई हो जाओ सर्विस ऑडिटर को लेके, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस एंड अपना काम स्टैंडर्ड से करता है। देन इवेल्युएट द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। सर क्या क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की, एंड डिजाइन के साथ साथ डेवलपमेंट की ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स एट अ पर्टिकुलर डेट एंड पीरियड। देन सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के साथ साथ बात होगी कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। अगर ऐसे कुछ आइडेंटिफाई कर रखे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने तो क्या वो डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड है। ठीक है सर। देन यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स की बात होगी कि जो यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स हैं उनको लेके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला। तो 3 कंट्रोल ध्यान रखना, यूजर एंटिटी के नॉर्मल कंट्रोल, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स, एंड आखिरी में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स।
देन सर टीओसी करते क्यों है? जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तो आपको टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा। अब इसको करने के कुछ तरीके हैं, या तो टाइप टू रिपोर्ट, या खुद टेस्ट कर लो, या फिर किसी और ऑडिटर से करा लो। अगर आप टाइप टू रिपोर्ट को यूज कर रहे हो एज अ एविडेंस फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या एस्पेक्ट्स आप कंसिडर करोगे? मैंने कहा सबसे पहले हम वही कंसीडर करेंगे जो टाइप टू रिपोर्ट में लिखा होता है। वॉट एवर इज गिवन इन द टाइप टू रिपोर्ट, हम कहीं ना कहीं उसी को कंसीडर करेंगे। डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, दो कंट्रोल जो साथ साथ चलते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो टाइप टू रिपोर्ट में आती थी, थ्रू आउट द पीरियड, तो जो भी पीरियड है वो प्रॉपरली कवर्ड है और कितना पीरियड इलैप्स हो गया सिंस द डेट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड लास्ट में रिपोर्ट में आते थे टीओसी और उसके रिजल्ट, क्या उससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलता है। फिर आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे कि क्या कोई फ्रॉड, नोक्लार या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा क्यों? बिकॉज इट विल इंपैक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस योर रिपोर्टिंग। जो भी आपकी रिपोर्टिंग और कंक्लूजन है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इस पे आ जाएगा। देन लास्ट में मैंने पूछा जो भी ऑडिट रिपोर्ट है चेक करना अनमॉडिफाइड है या मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड है तो कोई चीज रिक्वायरमेंट नहीं है रेफर करने की। किसको रेफर करने की? सर्विस ऑडिटर को। सर्विस ऑडिटर को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, इट इज रेलिवेंट टू रेफर, तो फिर आप रेफर करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस रिवीजन। अगर पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताना कैसी लगी। मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।